तो देखो बहुत सिंपल है रिप्रेजेंट करने के लिए, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। यहां एक्स इसलिए रखा है क्योंकि वेव चल रही है एक्स की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किस तरफ है, वाई की तरफ, जे कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम कॉपी होगा, बस डायरेक्शन और बी नॉट चेंज हो जाएगा। यहां ई नॉट था, यहां बी नॉट हो जाएगा और डायरेक्शन बदलेगा। बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये दोनों ही किसके लिए हैं, जब वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी तो यहां प्लस कर। हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। बच्चों 12th क्लास का जो मिशन 95 है हमारा, उसमें आज हम लोग बहुत छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाए हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि यहां अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो सारा का सारा स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टोटल 4 नंबर का आता है भाई, तो आप इसमें बहुत कम टाइम में पूरे के पूरे 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। आइए, तो चलिए बच्चों मेरे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से इस चैप्टर में हमको स्कोर करना है। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं ईएम वेव की तो ये आपका 4 मार्क्स का आएगा भाई बोर्ड में। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट तो होता है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग एम्पियर भाई साहब का जो लॉ था ना, एम्पियर सर्कुटल लॉ, उसको हम लोग लॉजिकली इनवैलिड करेंगे। और फिर उसके बाद एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो हम लोग उसको देखेंगे विद न्यूमेरिकल। एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ईएम वेव क्या होती है। मेन तो हमारा यही चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज और इक्वेशन के बाद इस पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, या तो ये आ जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों नहीं आते हैं, जो कि मैक्सिमम यही आता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव। और ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है ना मेरे बच्चे, इसमें डिफरेंट टाइप की ईएम वेव्स हम लोग देखते हैं और सभी का ओरिजिन किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, क्या क्या उनके यूजेस हो सकते हैं, ये सब मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हमें पूरा ईएम वेव मिल जाएगा और ये हमारे टोटल कितने मार्क्स देकर जाएगा, 4 नंबर देकर जाएगा। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मार्क्स का जो वेटेज है उसके हिसाब से। आइए तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो चलो, तो जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें वो इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ है मेरे बच्चे। ठीक है ना, एम्पियर सर्कुटल लॉ का जो इनकंसिस्टेंसी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जब मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था तो वहां पर हम लोगों ने एक एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ा था। और ये सभी को पता है कि एम्पियर सर्कुटल लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल करता हूं तो वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप होता है, अगर मैं एयर और वैक्यूम में देख रहा हूं तो। और अगर कोई मीडियम है तो वहां पर मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस करते थे। मतलब ओवरऑल मैंने आपको यह बताया कि जब हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ा था तो यह था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। यह हमारा था भाई, ठीक है ना, यह हमने पढ़ा था। अब देखिए जरा, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ है, अगर मैं इसको किसी क्लोज सर्किट में अप्लाई करता हूं, क्लोज सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। हमने क्या किया समझना जरा, अब हमने एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे भाई। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
यहां से चार्ज कर रही हैं। समझने की कोशिश करना भाई, अब जरा यही मेन लॉजिक है। अगर ये समझ में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा भाई। अब क्या हुआ, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है जिसकी कैपेसिटी आपकी C है, अब यहां से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि इस पर चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी। मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। अब आइए मैं इस सर्किट में दो जगह एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने कोई छोटा सा एक यहां पर एक लूप कंसीडर किया जिसको नाम दिया मैंने C1, ठीक है। अब इस C1 पर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूं। मेरे बच्चे समझना जरा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ भाई C1 पर अप्लाई करिए। देखिए जरा, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl किसके लिए भाई, C1 के लिए। कितना होगा, कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, I। इक्वेशन नंबर 1 कितना आया भाई। अगर मैं बात करता हूं इसके लिए C1 लूप के लिए, तो C1 लूप के लिए कितना आया, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इतना ही करंट एनक्लोज हो रहा है क्योंकि यही वाली करंट जा रही है। अब समझना जरा, अब मैं एक और लूप कंसीडर कर रहा हूं और ये जो लूप है मेरा, ये लूप आएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मतलब मैं एक यहां पर लूप कंसीडर कर रहा हूं। ये मैंने C2 लूप लिया, ये मेरा C2 लूप है, ठीक है। ये बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। फिर आप यहां पर अप्लाई करिए भाई, C2 के लिए अप्लाई करिए जरा एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर से क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो करंट है, किसके लिए, C2 के लिए। तो ये वैल्यू 0, मतलब ये हुआ कि B.dl इक्वल टू 0 आ गया C2 के लिए। जबकि ये दोनों सेम सर्किट का पार्ट हैं, ये दोनों सेम सर्किट का पार्ट हैं। समझने की कोशिश कर मेरे भाई। अब यहां से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है। मैंने एक क्लोज सर्किट लिया जिसमें कैपेसिटर लगाया और इसमें मैंने दो जगह लूप लिया, एक यहां पर C1 यहां पर C2, और दोनों पर मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया। तो जब मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया मेरे भाई, तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया तो क्या हुआ, C1 पर म्यू नॉट इंटू I मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जबकि C2 पर तो मैग्नेटिक फील्ड मिल ही नहीं रहा है ना। क्लोज इंटीग्रेशन B.dl 0 आ रहा है। और इस सर्किट में अगर आपका करंट दौड़ रहा है तो आपको पता है जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था तो C2 में मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं मिल रहा है, C2 में तो मैग्नेटिक फील्ड मिल ही नहीं रहा है। जबकि थ्योरी यह कहती है कि अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है, इट मींस अगर करंट फ्लो हो रहा है तो 100% मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहां एम्पियर भाई साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हो गया। तो हम तो ये बोलेंगे ना कि भाई एम्पियर तुम्हारा ये जो लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब लॉजिकली वैलिड नहीं हो पाएगा। अगर ये लॉजिकली वैलिड होता मेरे भाई तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता। मामला गड़बड़, हड़कंप मच गया भाई। अब यहां एंट्री होती है एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट की, और मिस्टर मैक्सवेल ने क्या बताया कि भाई एम्पियर तुमने कर दिया मामला गड़बड़, क्योंकि जब तुम ये पढ़ा रहे थे तो तुमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था जो मैं करूंगा। इट मींस मैक्सवेल करेगा। अब मिस्टर मैक्सवेल ने क्या बोला कि आपने भाई C2 में मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 किया, आप यही तो कह रहे हो कि करंट नहीं है। मैं अभी C2 के बीच में आपको करंट इंट्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। मैक्सवेल ने यह बोला मेरे बच्चे, अब समझना जरा, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है मेरे बच्चे। मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला, मैक्सवेल भाई साहब ने यह बोला भाई देखना जरा, कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर की प्लेट है और इसको आपने क्या कर दिया, किसी सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, मतलब कि आपने इसको यहां पर चार्ज कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव, इस पर चार्ज ग्रो करेगा, धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज हो रहा है।
इसी तरीके से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। यह मिस्टर मैक्सवेल बता रहे हैं, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट इंड्यूस होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जिसको मैं नाम दूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि एक्चुअल में यह चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव पर। भैया मैक्सवेल ने क्या बोल दिया समझो। मैक्सवेल ने बोला कि आप ये क्यों कह रहे हो कि प्लेट्स के बीच में करंट नहीं है? 100% करंट है भाई। कैसे? जब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो चार्ज के ग्रो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रो हो रहा था धीरे धीरे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रो होने से मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर एक करंट सेटअप होगा जिसको मैं नाम दूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई ये बताओ मैक्सवेल, तो यहां क्यों नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट करंट? यहां भी तो होनी चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने बोला यहां नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट करंट, यही तो लॉजिकली इनवैलिड हो रहा है, यहां नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, जबकि मिस्टर मैक्सवेल यह समझाना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इट मींस जहां पर चार्ज ग्रो कर रहा है, जहां पर करंट इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? मैक्सवेल ने बोला कि ये जो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बता रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट करंट और जो सर्किट में करंट फ्लो होती है, इसको आप कंडक्शन करंट बोलेंगे। ये दोनों सेम है, नो डाउट, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं भाई। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू सेम होती है, बहुत आता है पेपर में, ठीक है। तो मैक्सवेल भाई साहब ने यह बोला कि ये जो आपका करंट है ये कंडक्शन करंट के इक्वल ही है, लेकिन ये करंट वहां इंड्यूस होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ। तो अगर एम्पियर भाई साहब यहां पर क्या कर देते, अगर एम्पियर भाई साहब यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते तो यह उनका सही हो जाता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एम्पियर सर्किटल लॉ में एक और करंट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ होगा वो ये होगा B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC कंडक्शन प्लस ID। अभी मैं ID की वैल्यू बताने वाला हूं आपको। आप ये जरूर ध्यान रखना, जहां IC है वहां ID नहीं है। अगर IC होगा तो ID 0 होगा, ध्यान रखना। IC अगर है तो ID की वैल्यू 0 है। ID डिस्प्लेसमेंट करंट है, बहुत सही से देखने वाले हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर IC 0 है तो ID की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। दोनों की वैल्यू सेम होती है, यह सब मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। मतलब यह हुआ कि मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बना, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। IC क्या है? मेन जो सर्किट की करंट है। ID क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये वहां इंड्यूस होगी जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा और कंडक्शन करंट नहीं होगा। ठीक है भाई। तो ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंसी दिखाई हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो मैक्सवेल भाई साहब ने जो मॉडिफिकेशन किया है, मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन क्या आया भाई? मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन आ गया सिंपल कि भाई साहब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID कर दो। भाई मैं बहुत सही से ID को बताने वाला हूं, परेशान नहीं होना है कि ये ID एक्चुअल में डिफाइन कैसे करेंगे। अभी हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, बस अभी हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने एम्पियर्स के लॉ को मॉडिफाई किया
विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। बात समझ में आ रही? बस मैं इतना ही बताऊंगा जितना बोर्ड के हिसाब से सफिशियंट है। हालांकि मैक्सवेल के बहुत सारे इसमें इक्वेशंस बन जाएंगी, वो सब इक्वेशंस मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना बताऊंगा कि जितना आपका बोर्ड में आ जाए। ठीक है ना भाई, बोर्ड में आपका काम चल जाए, जो बोर्ड का सिलेबस है मेन वही, उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, आईसी भी हो गया, आईडी भी हो गया, कंडक्शन करंट भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ गया। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो वो मैंने आपको बताया अभी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा था। जब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, जैसे कि ये कैपेसिटर प्लेट के बीच में देखो, इधर जरा आप, कैपेसिटर प्लेट के बीच में जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है मेरे भाई, समझना अब जरा, और ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो जब ये नेगेटिव प्लेट है, तो अब अगर हम बात करें, हम इसको सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे सर्किट से कनेक्ट कर दिया हमने, मतलब इस तरीके से कैपेसिटर ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, मेन सर्किट का पार्ट हो गया ये। अब अगर हम देखें तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, इसके बीच में अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेवलप होती है, ये सभी को पता होगा। और सिग्मा क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ मेरे बच्चे कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया ये। अब देखो बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, तो डी ई अपॉन डी टी इक्वल टू मेरे बच्चे 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। और ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही क्या बन गया मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट बन गया। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी की, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई अपॉन डी टी, ये हो गया। अगर हम देखें तो फ्लक्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में मेरे बच्चे, देखो ई इंटू ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो आईडी जो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई इंटू ए इंटू डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से भी करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आईडी की जो वैल्यू होगी, आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द डी फाई ई बाई डी टी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन रीजन था डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस होने का। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करा दीजिए, या आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करा दीजिए। सो फाइनली अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत सिंपल, डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज, डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज द करंट ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। बहुत सिंपल यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगी, उस करंट को हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था ना कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां करंट इंड्यूस हो रहा था। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पर कंडक्शन करंट नहीं होगा, और जहां पर कंडक्शन करंट होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये कैसे आया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चे, अभी मैंने बताया था आपको ई इंटू ए, या इस तरीके से अगर हम देखें, जस्ट वेट, जस्ट वेट भाई, जस्ट वेट यार, थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरे बच्चों। चलो भाई, ये मैंने आपको बताया था अभी कितना, इसको मैं लिख सकता हूं ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी भी हो सकता है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है पेपर में, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आइए आइए जरा आगे की तरफ चलें। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज की बात करें भाई, तो देखो बहुत सिंपल है डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज।
भाई अभी तो मैंने बताया आपको, पहला क्या है इसमें देखना जरा, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अनलाइक कंडक्शन करंट, मतलब कंडक्शन करंट की तरह नहीं होता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। अगर स्टडी स्टेट कंडीशन है मतलब कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है तो भैया ये फ्लो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली वही होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, और ये कंडक्शन करंट से डिफरेंट होता है। अगर मैं सेकंड बात करूं आपको, it is not a current, it is only add to the current density in ampere circular law as it produce magnetic field, so it is called a current। एक्चुअल में देखो इसके पीछे जो है ना डिस्प्लेसमेंट करंट के पीछे, एक्चुअल में ये जो करंट है ना इसको हम करंट इसलिए बोल रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो सोर्स है वो करंट का काम करेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से हम इसको करंट बोल रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू द अदर। यही बताया था यार, जो कैपेसिटर प्लेट है ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव, यहां से जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, उसका जो रेट है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और सिंपल, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब यह हुआ कि जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां कंडक्शन करंट नहीं होगा, और जहां कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। इस तरीके से पूरे सर्किट में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मतलब यह हुआ कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। ये कैपेसिटर है और ये हमारे पास बैटरी मेरे बच्चे। तो जब यहां से करंट फ्लो होगा तो यहां से देखो ये कैपेसिटर की प्लेट है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब हर जगह कंडक्शन करंट है, इसमें हर जगह कंडक्शन करंट है। लेकिन इस वाले जोन में कंडक्शन करंट नहीं है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। इस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है हर जगह। भाई बाहर कंडक्शन करंट है और बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है क्योंकि आईसी की वैल्यू आईडी के इक्वल होगा। इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको सिंपल पता होना चाहिए मेरे बच्चे। अगर हम न्यूमेरिकल के लिए बात करें, न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पर न्यूमेरिकल आता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर जो न्यूमेरिकल आएगा मेरे बच्चे, इसमें अगर हम बात करें, देखो जरा, आई डी कितना था डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये था। एक तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले पर आ जाएगा भाई। चलो, और क्या बन सकता है, अगर मैं फाई की बात करूं, फाई की, तो ये E इंटू ए होता है भाई। तो E इंटू ए होता है मेरे बच्चे, तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी ई बाई डी टी, ऐसे हो सकता है भाई, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब आइए जरा और कैसे बन सकता है क्वेश्चन। तो कैपेसिटर में C इक्वल टू कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही होता है भाई। तो यहां से अगर मैं ए एप्सिलॉन नॉट देखूं तो ए एप्सिलॉन नॉट C इंटू डी हो जाएगा, और चाहूं तो मैं अब ए एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं C इंटू डी रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे आई डी इक्वल टू C इंटू डी इंटू डीई अपॉन डी टी, डीई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा C अपॉन कितना, डी टी इंटू डीई इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब आप अगर समझने की कोशिश करें ना मेरे बच्चे, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, डी इसके बीच का सेपरेशन है भाई, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। तो E इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा dV अपॉन dr। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट के बीच के सेपरेशन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सीधे क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मैं सीधे सीधे C इंटू वी अपॉन टी भी कर सकता हूं, यह भी डिस्प्लेसमेंट करंट बन सकता है। सीधे सीधे ये फॉर्मूला आता है पेपर में, क्वेश्चन आपको C दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपको करंट बताना होगा, ठीक है ना। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चीजें बहुत आसान है, मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर्स आने लगेंगे भाई। अभी मैं करके दिखाऊंगा ना आपको। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि शो दैट कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट।
आपको कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम करना है, मतलब कंटिन्यूटी बनाकर दिखानी है आपको। आइए जरा कंडक्शन करंट की अगर मैं बात करूं भाई, कंडक्शन करंट क्या होगा, आईसी कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। भाई किसी सर्किट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो टी टाइम में डी क्यू बाई डी टी, यही कंडक्शन करंट होता है। अब आइए जरा डिस्प्लेसमेंट करंट पर अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो इसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी कितना बताया था आपको, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। डेफिनेशन यही कहती है भाई, डी फाई ई अपॉन डी टी। चलो फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू डाल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डालो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हो जाएगा, कर सकते हैं। अब देखिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू को मैं पुट करता हूं, आईडी इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई इंटू ए। अब देखो ई की वैल्यू जो आप पुट कर रहे हो, डी बाई डी टी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। चलिए सिग्मा क्या होता है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। इसको भी पुट करो, खेल खत्म, इसको भी पुट करो भाई साहब, खेल खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, इस वाले एप्सिलॉन नॉट से ये वाला एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी बाई डी टी सिग्मा की जगह पुट कर रहा हूं, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एरिया, एरिया से एरिया का खेल खत्म, कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आया भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आपका कंडक्शन करंट के इक्वल आ गया। इस तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, आईडी इक्वल टू आईसी। ठीक है मेरे बच्चे, चलें आगे की तरफ। चलिए कुछ क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं इसको। देखो भाई बहुत सिंपल, आपके पास फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले को अप्लाई करिए और क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। देखो फॉर्मूले अगर आपने ज्यादा याद भी नहीं कर रखा है तो बहुत सिंपल है। देखो जरा इधर किस तरीके से, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और एक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, ई इंटू ए होता है, एक ये याद रखो, और सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। चलो इन्हीं की हेल्प से मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। भैया ईच ऑफ रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा यहां से पाई आर स्क्वायर। मतलब यहां पर मैं 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू पाई एरिया निकाल लूंगा भाई। रेडियस दे रखा है जिससे मैं एरिया निकाल लूंगा कैपेसिटर का। अब देखिए जरा, इट इज बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट राइजेस स्टडी एट द रेट ऑफ 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ये डीई बाई डी टी दे रखा है आपको, डीई बाई डी टी दे रखा है भाई, डीई बाई डी टी कितना, 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट से भी पहचान सकते हो। अरे भाई ई जो होता है आपका डीवी बाई डी आर होता है, तो डीवी बाई डी आर की यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। और अगर मैं अपॉन में टी कर देता हूं तो वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, इसीलिए ये डीई बाई डी टी दे रखा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैंने आपको क्या बोला कि यार आप इस फॉर्मूले को याद रखो ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा आपका ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू डीई बाई डी टी। सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप कर सकते हैं।
आपको डी ई बाई डी टी भी दे रखा है, एरिया पाई आर स्क्वायर से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, वहां से आप कर सकते हैं भाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ध्यान देना कैपेसिटेंस दे रखा है कितना भैया, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। 5 वोल्ट पर सेकेंड मतलब ये दे दिया आपको dV बाई dt दे दिया, मतलब 5 वोल्ट पर सेकेंड दे दिया भाई। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है। आओ भैया देखो, अभी तो बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल टू कितना भाई, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं देखूं तो एप्सिलॉन नॉट, चलो स्टार्टिंग से ही बता देता हूं कि कैसे आएगा, डी फाई ई अपॉन डी टी। चलो फ्लक्स की जगह E इंटू ए रखो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डी ई बाई डी टी, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत सिंपल। अब अगर आप समझने की कोशिश करें जरा, तो E इक्वल टू होता है dV बाई डी आर, और C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो इधर देखो जरा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट इंटू A की जगह मैं क्या रख सकता हूं, यहां पर रख सकता हूं C इंटू D, C इंटू D इंटू डी ई बाई डी टी, और C इक्वल टू ये हो जाएगा D बाई डी टी ई इंटू डी। अरे भाई D को मल्टीप्लाई में ले गए, अब जब D को मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो यहां से E इक्वल टू डीवी बाई डी आर, तो डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, तो ये कितना हो गया C dV बाई डी टी। अब यार देखना कुछ क्वेश्चन में था, आप चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, आपको यार C दे रखा है, आपको dV बाई डी टी दे रखा है, सीधे मल्टीप्लाई करनी है। कैपेसिटर के टर्म में डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो C dV बाई डी टी, चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हो भाई, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर आएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 मेटल प्लेट्स ऑफ साइज, ये साइज दिया हुआ तो यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं, एरिया आ जाएगा 13 इंटू 15 10⁻⁻4 अगर मीटर में करना है तो। डी दे रखा है कितना भाई 2 mm। अब इस कैपेसिटर को चार्ज किया और करंट कितना बना इसमें, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। या आप एक बात देखिए जरा, कैपेसिटर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आपको dV बाई डी टी बताना है कि dV बाई डी टी क्या होगा। आइए करते हैं भाई, देखिए I इक्वल टू क्या होता है भाई, डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा अगर मैं d बाई डी टी क्यू की बात करूं तो यहां पर C इंटू वी कर सकता हूं, कैपेसिटर C इंटू वी होता है। अब देखिए जरा इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C dV बाई डी टी, कितना लिखा जा सकता है भाई, C dV बाई डी टी। अरे बहुत सिंपल है यार, क्या किया मैंने यहां से मैंने भैया Q की जगह C इंटू वी पुट किया, अब यहां से C बाहर ले लिया तो dV बाई डी टी कर देंगे इसको। अब ये जो आपका आंसर आएगा dV बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा I इंटू सी, आपको I भी दे रखा है और C भी दे रखा है, देखो I ये रहा और C के लिए ये दोनों डाटा दे रखा है, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहां से निकाल लीजिए। वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। भैया जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी बनेगा, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू देखेंगे तो सेम आपका 100 मिली एम्पियर आ जाएगा। बहुत सिंपल, इस तरीके से मैंने आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट था बोर्ड के हिसाब से जो यूज हो सकता था वो मैंने बता दिया। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, इसमें मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन है और फिर मैक्सवेल्स की इक्वेशंस आएंगी, तो वो सब हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस है डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ जाए हमें, और उसके बाद एम्पियर्स ने क्या गलती की थी वो समझ में आ जाए, फिर मैक्सवेल ने क्या उसमें अपना मॉडिफिकेशन किया ये समझ में आ जाए, और इस पर जो हमारे न्यूमेरिकल्स से सीधे फॉर्मूले बेस ये समझ में आ जाए। अब हम इस चैप्टर का जो सेकंड सेशन है और मेन जो चैप्टर का नाम है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइए चलते हैं। चलो, तो अब मेन जो इस चैप्टर का मेन पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये क्रिएट होगा मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती हैं, ये होता क्या है, किस तरीके से ये मूव करती हैं, क्या इसकी वेलोसिटी होती है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कहां ये यूजेस होते हैं इसके। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन करके समझेंगे। बट सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ईएम वेव। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने एक चार्ज लिया भाई, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब अगर मैं चार्ज को ये बोलूं कि चार्ज मेरा रेस्ट पर है, चार्ज जो है मेरा रेस्ट पर है। सेकंड में ये बात करूं कि चार्ज मूव तो कर रहा है, नो डाउट, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ये सिचुएशन है मेरे पास विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और थर्ड, अगर मैं बात करूं कि मूव तो कर रहा है चार्ज, नो डाउट, विद एक्सेलरेशन। अरे भाई, यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब यह हुआ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। ये तीन सिचुएशन ली भाई मैंने, ये तीन सिचुएशन रखता हूं मैं आपके सामने। अब देखो, अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर है तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़कर आए हो यार कि अगर हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आप आ जाओ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अगर चार्ज हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब करंट हो गया। तो करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब चार्ज है तो चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में यह बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंपल सी बात है, जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज हो सकता है जीरो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। वो कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल अलग रख रहा हूं। अभी आप समझिए कि अगर चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, 100% होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये दोनों यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, मतलब कांस्टेंट। अब बात आती है कि मान लो अगर चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा है, तो जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो मोशन में है, फिर से वही बात भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। लेकिन अब की बार ये वेरी करेगा, वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेंगे, और इसी को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, और तीसरा वेव का प्रोपोगेशन होगा। तो अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा मेरे बच्चे, टाइम वेरिंग होगा ये। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये टाइम वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा, और इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन चीजें होती हैं, देखो जरा। अगर मैं ईएम वेव की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो ईएम वेव में तीन चीजें होंगी। एक तो आपका ई वेक्टर होगा, एक आपका बी वेक्टर होगा, और एक वेव का प्रोपोगेशन होगा, वेव का मोशन, मोशन ऑफ वेव। जो इनके कॉम्बिनेशन से वेव बनी, मोशन ऑफ वेव, इसकी डायरेक्शन। ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं मेरे बच्चे,
तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब अगर आपने जस्ट एक एग्जांपल, आपने ई को आपने वाई की तरफ ले लिया, बी को आपने जेड की तरफ ले लिया, तो मोशन ऑफ वेव जो होगा वो एक्स के अलोंग होगा। आपको नजर आ रहा होगा तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ई हमेशा वाई में ही लेना है, लेकिन आपको तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। इट मींस, कहने का मतलब यह हुआ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, ये वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनका जो मोशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन की बात करें तो भाई बहुत सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज एंड which propagate through space as a couple electric and magnetic field and oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of wave। वही तो मैं बता रहा था कि यार ईएम वेव क्या है। ईएम वेव जो रेडिएट होती है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से, और वो एक किसी भी स्पेस में किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऑसिलेट करेगा, दोनों परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब अगर आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रांसवर्स वेव पढ़ा होगा तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? इन ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं ट्रांसवर्स वेव में। तो अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो बात बिल्कुल सही है यार, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन देखो और ईएम वेव की डेफिनेशन देखो। या ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर किसके? वेव मोशन के। और ईएम वेव में क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट कर रहे हैं ना, किसके? वेव मोशन के। तो ईएम वेव का एक अपना परपेंडिकुलर नेचर की वजह से ट्रांसवर्स नेचर आएगा। जैसे मैंने इसमें रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में जो है मेरा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है ईएम वेव। रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है मेरे बच्चे, ये देखो रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी y के अलोंग है। मैंने y एक्सिस के अलोंग ले लिया, ये x हो गया, ये y हो गया। और ये जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये z एक्सिस के अलोंग है। तो इसमें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इस वाले केस में मैंने E को Y के अलोंग लिया है, B को मैंने Z के अलोंग लिया है, और जो वेलोसिटी है ईएम वेव की वो X के अलोंग है। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव radiated by an accelerating charge particle and travel through space or any medium with perpendicular to the vibration of electric vector and magnetic vector। बात समझ में आ गई भाई? ईएम वेव के प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो फाइनली आपको जैसे पता भी है भाई कि जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये क्रस्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ रिप्रेजेंट की गई है, सिंपल। बाकी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए भाई। चलिए जरा हम लोग देखें कि अगर हम बात करें, जब आप इक्वेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसके लिए 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो आप लोगों ने इक्वेशन देखी होगी, ओनली मैं यहां पर आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताऊंगा क्योंकि डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते 11th क्लास में। 12th क्लास की तरफ चल रहे हैं हम लोग और बोर्ड ओरिएंटेड चल रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को समझेंगे। डायरेक्ट आप इक्वेशन पर फोकस करिए। किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन होती है मेरे बच्चे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो किसी भी टाइम और पोजीशन पर जो y t x होता है, ये इस तरीके से y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। x इसमें यह बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर x पोजीशन पर यह y डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम पर। मतलब यह हुआ, आपको सिंपल जो समझना है, यह वेव आपकी x डायरेक्शन में चल रही है, वो भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव x डायरेक्शन में चलती तो यहां पर मैं प्लस कर देता,
यहां पर मैं प्लस कर देता, ठीक है ना। वो सब फेज का कॉन्सेप्ट होता है, वो 11th क्लास में आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ए क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और के इसमें 2 पाई बाई लैम्डा होता है मेरे बच्चे। तो अगर हम समझने की कोशिश करें जरा, सिंपल देखो, के को मैं ओपन कर सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, के को ओपन कर दिया। अब जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो भाई देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरी जो वेव है, मेरी वेव वो किस तरफ चल रही है, वेव चल रही है मेरी एक्स में, वेव का जो मोशन है वो एक्स में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन मेरा वाई में है, और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन मेरा जेड में है। तो देखो बहुत सिंपल है रिप्रेजेंट करने के लिए, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। यहां एक्स इसलिए रखा है क्योंकि वेव चल रही है एक्स की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किस तरफ है, वाई की तरफ, जे कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम कॉपी होगा, बस डायरेक्शन और बी नॉट चेंज हो जाएगा। यहां ई नॉट था, यहां बी नॉट हो जाएगा, और डायरेक्शन बदलेगा, बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये दोनों ही किसके लिए हैं, जब वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी तो यहां प्लस कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि आपको क्या दिया हुआ है इसमें, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे बच्चे कितनी, 25 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ईएम वेव एक्स डायरेक्शन में है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, ई जो दे रखा है मेरे बच्चे, ई की जो वैल्यू दे रखी है, ई वेक्टर कितना 6.3 इंटू, या 6.3 ही दे रखा है, 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। आपको बताना है कि बी की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होगी। यार वेव प्रोपोगेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, वेव प्रोपोगेट कर रहा है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है, वाई में। पहले तो आप ये देखिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे बच्चे, C इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो बी नॉट जो होगा वो ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना है भैया, ई नॉट की वैल्यू की बात करें तो 6.3 अपॉन कितना 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 आएगा। तो अगर मैं बात करूं 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब जब ये मैग्नीट्यूड आ गया मेरे बच्चे, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू डायरेक्शन देंगे। अब डायरेक्शन किस तरफ देंगे, देखो आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या जा रहा है, ईएम वेव। इसका मतलब देखिए जरा, वेव की डायरेक्शन किस तरफ है, वेव की डायरेक्शन जो है आपकी वो पॉजिटिव एक्स में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो होता क्या है, ई क्रॉस बी अगर आप करेंगे तो ई क्रॉस बी कितना आना चाहिए, ई क्रॉस बी जो आएगा वेव की स्पीड के इक्वल। इसका मतलब वेव की स्पीड किस तरफ है, एक्स के अलोंग। तो ये आपको दे रखा है जे कैप इंटू आई आना चाहिए वेव। तो भैया मैं यहां पर किसकी मल्टीप्लाई करूं, आपको ये पता है ना, आई जे के। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई लेकर आना चाहता हूं तो जे में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, के की। इसका मतलब यहां पर के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इसलिए लिखा है, आपको लगेगा कि यार ये तो जेड में ही तो था, तो भाई नेगेटिव जेड भी तो हो सकता था ना, इसलिए आपको देखना था ये। तो ओवरऑल ये हो जाएगा B इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 हो जाएगा। और किस तरफ होगा, के कैप। टेस्ला आप लगा सकते हैं, टेस्ला के अकॉर्डिंग ये आसानी से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब हम, आइए। देखो भाई एक इक्वेशन और है, इस इक्वेशन पर क्वेश्चन बनता है। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो सिंपल ईएम वेव से बन सकते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन देखें तो आपको इक्वेशन दे रखी है भाई, बहुत सिंपल। देखो जरा,
इक्वेशन में बी वाई दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। टेस्ला वो कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आओ भैया। और सेकंड कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, या अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो देखो बहुत सिंपल है भाई। वेव चल रही है आपकी किस तरफ, वेव चल रही है आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव हैं। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन किधर दे रखा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होगा वो जेड के अलोंग। तो सबसे पहला काम ई जेड इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट होगा। बाकी आगे का सेम कॉपी करोगे, ये आगे का जो है ना सेम कॉपी कर दोगे आप। साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है या तो वोल्ट पर मीटर कर दो या न्यूटन पर कूलाम कर दो। अब प्रॉब्लम है आप ई नॉट कैसे निकालेंगे। जैसे यहां पर तो ये बी नॉट है, तो ई नॉट कैसे रखेंगे। तो ये तो बहुत आसान हो गया, जो इक्वेशन दे रखी सेम कॉपी कर दो, बस बी नॉट और ई नॉट, इसी में डिफरेंस आता है, आगे तो ये सब कुछ सेम है। ठीक है ना। आइए जरा भाई, सी इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो अगर आप ई नॉट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बी नॉट इंटू सी। बी नॉट कितना है भाई, 2 इंटू 10⁻⁻7, ये भाई बी नॉट ही तो है ये। और आपका सी कितना है, 3 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 2 3 जा 6 और ये 60 आ जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी भाई, आप इसमें ई नॉट की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ई जेड इक्वल टू 60 साइन, बाकी तो सेम कॉपी होगा, 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। और किस तरफ जा रहा है भाई ये आपका, आप यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, और ये जेड डायरेक्शन में है। तो आसानी से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन लिखते टाइम ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी बता दो। मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगा, वेवलेंथ भी बताऊंगा, और इसमें स्पीड भी बताऊंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए जरा। ई जेड इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा मेरे बच्चे, तो कंपेयर करने पर देखना जरा, कंपेयर करने पर के की वैल्यू कितनी बन रही है, के जो कि 2 पाई बाई लैम्डा है। 2 पाई बाई लैम्डा कितना बन गया, 0.5 इंटू 10⁻3। अरे जो एक्स के साथ है यही तो के बनेगा, बहुत सिंपल। तो यहां से आप लैम्डा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो ओमेगा की जगह कितना है भाई, ओमेगा की जगह ओमेगा इंटू टी होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻11। 2 पाई न्यू इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। और यहां से अगर आप देखेंगे तो न्यू की वैल्यू जो आएगी 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर आपको स्पीड निकालना है तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, सभी को पता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू कितना है भाई, 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 पाई, और लैम्डा कितना है 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। इट मीन्स ये एयर और वैक्यूम में है। बहुत सिंपल है यार, इस तरीके से कंपेयर करके क्वेश्चन कर सकते थे। आइए अब जो है ईएम वेव में एक जो कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी डेंसिटी का, इसे भी देख लेते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एवरेज
एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सभी को पता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे फॉर्मूले को, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं करना है। अरे भैया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, यू ई से लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक की अगर बात करें तो 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये दरअसल ई की वैल्यू स्टैटिक है, बी की वैल्यू भी स्टैटिक है। लेकिन जब हम बात करेंगे ईएम वेव की, तो ईएम वेव में तो वेरी करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर हम लोग क्या लेंगे, वहां पर हम लोग आरएमएस वैल्यू लेंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे। होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी में यू ई भी होता है और यू बी भी, इसको यू बी से लिखते हैं मेरे बच्चे, यू बी से, मैग्नेटिक एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो मेरे बच्चे ये दोनों इक्वल होता है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है कि आप ये प्रूफ कर दो कि जितना एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है उतना ही एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ईएम वेव के अंदर। तो आइए मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूं। मतलब शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको यू ई को यू बी के सामने प्रूफ कर देना है। देखो भैया यहां से देखें तो यू ई कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर लूंगा मैं। क्यों लूंगा, क्योंकि ई नॉट स्टैटिक के लिए था, और यहां पर जब हम ईएम वेव की बात करते हैं तो कंटिन्यू वेरी होता है, और आप एसी में पढ़कर आए हो, जब वेरिएशन होता है तो हम क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं। देखिए भैया तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ई आर एम एस को मैंने ई नॉट बाई रूट 2 लिख दिया, ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो देखो रूट 2 स्क्वायर से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, ये आपका एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आ गया। अब अगर हम चले मैग्नेटिक की तरफ, तो मैग्नेटिक के केस में क्या होगा मेरे बच्चे, यू बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। फिर से बी आर एम एस की वैल्यू बी नॉट अपॉन रूट 2, ये आ गया 1/4 म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये आ गया भाई। ठीक है, अब आप एक बात समझो जरा, अभी आप लोगों ने रिलेशन देखा था कि जो C होता है वो ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, बी नॉट की जगह कितना पुट कर दे रहा हूं, ई नॉट बाई सी। तो 1/4 म्यू नॉट, देखो बी ई नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मैंने बी नॉट की जगह पुट कर दिया भाई। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करो, यू बी इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट 1/c स्क्वायर इंटू ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर को अलग कर दिया, 1/c स्क्वायर। और आपको पता है 1/c स्क्वायर जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट होगा। क्यों, क्योंकि होता क्या है मेरे बच्चे, होता ये है कि c की वैल्यू 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर हम यहां से देखें तो आपका जो 1/c स्क्वायर होगा वो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। तो अगर पेपर में यह आ जाए कि आप इसको प्रूफ कर देना कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक की होती है वही इलेक्ट्रिक की भी होती है, तो आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सही। तो ये मैंने आपको जो है एवरेज एनर्जी डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की तरफ, कि अगर हम ईएम वेव की प्रॉपर्टीज की बात करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अभी लास्ट ईयर भी यहां से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ईएम वेव से रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं और वो क्या क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट की एक समझ होनी चाहिए। पहला तो भाई ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ईएम वेव प्रोड्यूस होता है किससे भैया, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से, वही मैंने लिखा हुआ है। और ईएम वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम में ये प्रोपोगेट कर सकती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इसमें वही बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा और आपका प्रोपोगेशन ऑफ वेव होगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईएम वेव जो है हमारी, ये ईएम वेव क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी, किसमें, नेचर में। तो जैसे वेव का प्रोपोगेशन मैंने इधर करा, इधर ई वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इधर बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सभी को पता है ये।
अब इसमें यहां से क्वेश्चन आया था भाई, इस बार ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि जब हम ईएम वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों जो वाइब्रेट कर रहा है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। अब बच्चों ने क्या सोचा था, यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री पर होता है, तो उन्होंने फेज डिफरेंस 90 कर दिया था। ऐसा नहीं था मेरे भाई। आप ईएम वेव की जब आप इक्वेशन देखेंगे ना, अभी जब मैं इक्वेशन बता रहा था आपको ईएम वेव की, या फिर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं यहां से, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि जिस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी मैक्सिमम हो रहा है। जिस टाइम पर ई आपका जीरो है उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी जीरो है। तो ये तो साथ साथ चल रहे हैं ना, बिल्कुल, बस डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस है ना। तो पार्टिकल तो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो ऑसिलेट करते हैं वो सेम फेज में करते हैं। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो जीरो था। मैक्सिमम बच्चों ने 90 लगा दिया था, वो गलत हो गया था। तो दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, जिसका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। ये ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सभी ईएम वेव जो होंगी, अगर किसी भी मीडियम में ईएम वेव की स्पीड निकालनी है तो स्पीड जो होता है वो सी से, अगर आप एयर और वैक्यूम की बात करेंगे तो 1/ε0 अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, जो कि 3 × 10⁸ भी होता है। ये रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है। अब अगर एयर को छोड़ के मान लो किसी और मीडियम में है तो उस मीडियम के लिए जो स्पीड होगी, जो आप लोगों ने लाइट में पढ़ा है, C/n, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे आप। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे तो किसी भी मीडियम में आ जाएगा। जैसे वाटर में कैलकुलेट करना है तो वाटर के RI से डिवाइड कर देंगे, ग्लास में करना है तो ग्लास के RI से डिवाइड कर देंगे। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी अगर एयर में देखें तो एयर में आपका सेम ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो एयर में C होता है, बाकी किसी मीडियम में आप क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। फिर से अभी न्यूमेरिकल करते टाइम हम लोगों ने ये भी देखा था, C जो होता है E0/B0 C होता है। तो यहां से आप लोग इस दोनों में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं भाई। ये सब पता होना चाहिए यार, क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। देखो भाई, ईएम वेव में जो एनर्जी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, द ईएम वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब अभी अभी प्रूफ करके आए हैं कि ईएम वेव के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है ना वो इक्वली शेयर होती है मैग्नेटिक में और इलेक्ट्रिक में। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, UE + UB, जिसकी वैल्यू ये होगी। भैया ये क्या हो जाएगा, ये UE हो जाएगा, और 1/2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें भी ये UB हो जाएगा। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जितना UE उतना ही UB। ये अभी हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो वो क्या करते हैं, मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। भैया वेव का नेचर ही होता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। बट मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या वो डिफ्लेक्ट होंगे, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक न्यूट्रल है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इस पर चार्ज होता है तो ये वाइब्रेट करता है चार्ज की वजह से, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और सिंपल, जैसे आप लोगों ने वेव नेचर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी जो है क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो ईएम वेव जो होगा आपका, ये पोलराइजेशन दिखा सकता है, रिफ्लेक्शन दिखा सकता है, रिफ्रैक्शन दिखा सकता है, इंटरफेरेंस। ये सब जब आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो ये तीनों टॉपिक देखते हो। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तो हटा दिया गया है सिलेबस से। तो ये सब ईएम वेव की प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, जो कि स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं और फिर स्पेक्ट्रम में देखते हैं जो चीजें मैक्सिमम आपके लिए बन सकती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आइए।
तो ये जो लास्ट सेक्शन है ईएम वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि डिफरेंट टाइप्स की ईएम वेव आपको दी जाएंगी, उनके यूजेस पूछ लिए जाएंगे, या फिर यूजेस दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये इसमें कौन सा वेव यूज होता है, इनकी वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब कर दो। इट मींस थोड़ा बहुत आपको यहां पर रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। भाई स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेव होती हैं, सभी का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। या तो आप ऑर्डर बनाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जैसे भी आप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक ऑर्डर बनाया भाई, ऑर्डर बनाया इस तरीके से। अगर हम देखें तो ये जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ऊपर की तरफ, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ सबसे ज्यादा है। इनवर्सली होता है दूसरा, भाई अगर वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो या तो आप वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो, या मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरे भैया वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बात एक ही है। या फिर मैं ये बोलूं फ्रीक्वेंसी का ऊपर की तरफ चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जो स्पेक्ट्रम मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के, देखो जब हम इधर से इस तरफ जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। ये रेडियो है, ये माइक्रो है, ये इंफ्रा है, ये अल्ट्रा है, एक्सरे है, गामा रे। मैं अभी याद कराता हूं इनको, अभी परेशान नहीं होना है। आप ये देख रहे होंगे जैसे जैसे हम गामा रेस की तरफ चल रहे हैं वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। भाई वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना, देखो आप यहां समझ सकते हो वेवलेंथ होता क्या है। भाई यहां से एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वेव, उसी को वेवलेंथ बोलेंगे, ये वेवलेंथ हो गया। यहां पर मैंने ऑर्डर भी दिखा रखा है आपको। तो ये इस डायग्राम में बस मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि रेडियो से गामा की तरफ चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और अगर हम गामा से रेडियो की तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है मेरे बच्चे, और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीज होते जा रहे हैं आप जब आप रेडियो से गामा की तरफ जाएंगे। आइए एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम क्या है, एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मैंने, ऑर्डर में, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर में क्या लिया जाएगा, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग। तो अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें वेवलेंथ डिक्रीज करा रहे थे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो अब थोड़ा सा कान को सही से खोलकर सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, यहीं से आपको याद करना है। देखो भैया आप जो है ना इस वर्ड को याद रखना जरा भाई। कौन से वर्ड को? पहले तो अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैं जो आपको वर्ड बताऊंगा वो वर्ड होगा रमी लक्स जी, रमी लक्स जी। आइए समझिए कैसे, ये बस आपको याद कराने के लिए है, रमी लक्स जी। आइए भाई समझिए जरा कैसे कैसे है ये। अगर हम आर की बात करें तो ये रेडियो, ये माइक्रो, ये इंफ्रारेड, ये आपका विजिबल लाइट, ये आपका यूवी, ये आपका एक्सरे, और ये आपका गामा रे। रमी लक्स जी, बात समझ में आ रही है। अब ये जो है मेरे बच्चे, ये आपका फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है, लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो रही थी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मैंने आपसे बोला कि भाई मानो मेरे पास जस्ट एक एग्जांपल, मैंने बोला इंफ्रारेड है, यूवी है और गामा रे है,
किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? तो आपने रमी लक्स जी, र से रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रा, ठीक है, विजिबल लाइट, एल से लाइट, यू से यूवी, एक्स से एक्सरे, जी से गामा रे। आप इसको तुरंत लिखेंगे और आप इसका बताएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और आप इसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कोई सी भी वेव हो, जैसे मानो कि सडन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ गया भाई कि मानो कि आपको पता चल गया कि ये मेरे पास इंफ्रा है, इंफ्रा की वेवलेंथ जो है वो λ1 है, और मानो कि और गामा रे, गामा की जो मानो λ2 दे रखी है क्वेश्चन में, और इसी तरीके से कोई और वेव दे दी यूवी, यूवी की λ3। अब आपसे वो बोल रहा है कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो वेवलेंथ के। तो यार आपको देखना है कि आपको इस तरीके से रमी लक्स जी, चलिए अब हम देखें तो वेवलेंथ इस तरफ क्या होता है? डिक्रीज होता है भाई, डिक्रीज होता है, आपको पता है। तो देखो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी इसमें कि एक तो इंफ्रा है, एक गामा है, एक यूवी है। तो इंफ्रा यहां रमी, यहां इंफ्रा आ गया भाई, ये इंफ्रा, इसकी सबसे ज्यादा होगी इंफ्रा। फिर यूवी, यूवी मतलब यूवी लाइट, ल से लाइट, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ गया λ1, ये आ गया λ3, और ये आ गया आपका जी से λ2। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? λ1 की। λ1 सबसे ज्यादा होगा, फिर λ3, फिर λ2 सबसे कम। फ्रीक्वेंसी का भी लगा सकते थे, तो ऑर्डर में लगाने में दिक्कत नहीं होगी। रमी लक्स जी, रमी लक्स जी आप करिए, आसानी से हो जाएगा। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं जरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेडियो वेव की, भाई साहब इसके ये जो फैक्चुअल चीजें ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप सोचेंगे कि उस हिसाब से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, चीजें सारी समझ में आ जाए, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट टास्क है ये, क्योंकि ईएम वेव की स्टार्टिंग है, बहुत बड़ी स्टडी होती है इस पर। तो देखिए भाई, जो रेडियो वेव होती है, अगर अभी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा होगा तो रेडियो वेव में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो यही लिख रखा है मैंने, दीज आर द वेव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, रमी लक्स जी के हिसाब से चलते रहिए। वेवलेंथ जो होता है इसका, वो ये 600 मीटर से लेकर 0.1 मीटर तक, बहुत बड़ा है ये 600 मीटर। आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड का जो अगर आप देखें 600 मीटर, तो बहुत बड़ा जो सरकमफ्रेंस है ग्राउंड का, उससे भी ज्यादा हो सकता है ये। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज में। अब अगर हम बात करें कैसे प्रोड्यूस होता है, तो भाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। अब अगर हम समझें भाई, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी दिखाएगा ये? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आइए मेन जो है इसका यूज आपको पता होना चाहिए। तो यूज की अगर मैं बात करूं, देखो भाई रेडियो वेव कहां कहां यूज होता है। एक तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे ये जो एफएम वगैरह होते हैं, इसमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है। ब्लूटूथ से जब आप डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर होता है। रेडार, रेडार से जब हम किसी टारगेट को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। और एक एमआरआई, एमआरआई मतलब एमआरआई में यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है, ठीक है ना। तो ये सब हर जगह आप लोग देख सकते हैं रेडियो वेव यूज होगा। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी वेव यूज होती है, ब्लूटूथ में कौन सी वेव यूज होती है, तो ये सब पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। माइक्रोवेव जो होगा, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है अब रेडियो के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ कम होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो माइक्रोवेव होता है इसका जो वेवलेंथ होता है 0.3 मीटर से इतना, भाई रेडियो कंपैरिजन में कम हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। सोर्स इसका भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, या फिर अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, जैसे गन डायोड वगैरह होते हैं। ये सब काफी हाई लेवल पर आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो उसमें आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें आपको बताएगा। मेन अगर हम आए तो इसमें यूज पर आते हैं फिर से। भाई देखो माइक्रोवेव जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करता है। ये पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर होता है इसमें माइक्रोवेव यूज किया जाता है। रेडार मतलब जो अगर हमें स्पीड वगैरह डिटेक्ट करनी है तो उसमें माइक्रोवेव यूज किया जाता है। और ये तो आप सभी को पता ही है, माइक्रोवेव अवन, इसमें खाना वगैरह गर्म करना है तो आप इससे यूज कर सकते हैं। तो ये सब माइक्रोवेव का यूज है, ये पता होना चाहिए। अब अगर इंफ्रारेड की बात करें तो ये जो इंफ्रारेड होता है, ये इंफ्रारेड हीट वेव की तरह भी जाना जाता है। ये पूछा गया है बोर्ड में कि हीट वेव कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है। जब आपने 11th क्लास में थर्मल रेडिएशन पढ़ा था, थर्मल रेडिएशन जब हम पढ़ते हैं
ट्रांसफर ऑफ हीट में जो तीसरा वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन जो होता है वो इंफ्रारेड ही होता है। ये बेसिकली जो बॉडी, जो हॉट बॉडी होती है या जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, वहां से जो रेडिएशंस निकलते हैं दैट इज इंफ्रारेड। फिर से इसकी वेवलेंथ माइक्रो से कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसका सोर्स क्या हो सकता है? हॉट बॉडी से मिल सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी रेडिश बॉडी आपने गर्म करके लाल कर दिया, वहां से इंफ्रारेड निकलने लगेगी। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा ये? तो भाई हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है। उसके साथ साथ प्रोपोगेशन थ्रू फॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। प्रोपोगेशन थ्रू फॉग, फॉग के टाइम पर हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं। फॉग के टाइम पर हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं। इंफ्रारेड इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आइए जरा देखते हैं इंफ्रारेड का यूज। देखो भाई, इंफ्रारेड का यूज, एक तो सबसे पहले ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे अगर हमें प्लांट को वार्म करके रखना है तो भाई अभी मैंने बताया ना कि ये थर्मल रेडिएशन से मिलता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं। कुछ लाइट्स होती हैं जहां से क्या होता है कि हम लोग अपने मस्कुलर पेन को, मतलब मान लो कि अगर मस्कुलर पेन हो रहा है और उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ गर्माहट देना चाहते हैं, तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन, ये बल्ब वगैरह आते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन करते हैं। आपके हाथों वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होती है, स्वेलिंग वगैरह, कोई भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बनाना है तो उसमें काम करता है ये, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैंने बताया कि मानो कि मौसम बहुत खराब है, फॉग के टाइम पर अगर आपको यूज करना है तो ये ड्यूरिंग द फॉग। और कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत समय पुराने टाइम में क्या होता था, दीवारों पर कुछ लिख दिया जाता था, तो उनको अगर प्रॉपर तरीके से समझना है, स्टडी करना है, तो उस पर हम लोग इंफ्रारेड की लाइट डालते हैं तो वो प्रॉपर आपके लिए विजिबल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टडी में भी यूज होता है। और इंफ्रा, आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है, टीवी में जो रिमोट होता है, रिमोट में भी इंफ्रारेड यूज करते हैं। नाइट विजन, नाइट विजन के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इंफ्रारेड। तो ये सब मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। विजिबल लाइट, भाई विजिबल लाइट, अगर ये लाइट नहीं हो तो हम तो किसी को देख ही नहीं पाएंगे ना एक दूसरे को। ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इसको देखने के लिए क्या होना चाहिए? हमको विजिबल लाइट हमारे ऊपर आनी चाहिए भाई। विजिबल लाइट को ही तो हमारा जो रेटिना होता है वो सेंसिटिव कर पाता है। फिर से इसकी वेवलेंथ प्रीवियस वाले से थोड़ी सी और कम हो जाएगी, मतलब इंफ्रा से कम होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी। और इसका सोर्स क्या हो सकता है, कैसे निकल सकती है भाई? कि जब एटम को हम डी एक्साइट करते हैं, जब एटम को डी एक्साइट करते हैं, मतलब मानो एक्साइटेड स्टेट में गया एटम, वहां से जब वो वापस आएगा तो अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, विजिबल लाइट, तो वहां से हम लोग इसको प्रोड्यूस करा सकते हैं। बाकी ये सब इंटरफेरेंस वगैरह, लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी शो की जाती हैं। फिर से मेन इंपॉर्टेंट भैया, विजिबल लाइट का यूज क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस वजह से होता है? विजिबल लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है ना। अगर आप ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई? ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए आप विजिबल लाइट का यूज करेंगे। जब तक विजिबल लाइट नहीं आएगी तब तक हम देख ही नहीं पाएंगे। अल्ट्रा वायलेट भाई, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट क्या है कि देखो ये जो लाइट होती है ये काफी हार्मफुल इंपैक्ट डालती है बॉडीज पर। तो सन से जब ये विजिबल लाइट आती है तो सन के ऊपर ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से क्या कर ली जाती है? ये ट्रैप कर ली जाती है। तो ओजोन लेयर हमें इससे बचाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट से। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है काफी हार्मफुल होती है, कैंसर वगैरह क्रिएट कर सकती है ये। तो बाकी ये जो आपका फैक्चुअल डाटा है आप इसको याद कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो सकती है, वेवलेंथ क्या हो सकता है, ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं। सन वगैरह से निकलती है ये। अब मेन आ जाओ भैया, यूवी का यूज क्या होगा? सभी ने देख रखा है ये जो फिंगरप्रिंट में जो इमेजिन हम लोग करते हैं, जो इमेज क्रिएट करते हैं, वो आप अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से करेंगे। बाकी ये वाटर प्योरिफिकेशन, जो आरओ आपके घर में लगा होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। और फूड को अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो उस केस में आप लोग क्या यूज करेंगे? यूवी लाइट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसी की तरह ये जो एक्सरे है, एक्सरे जो होता है अगर हम बात करें तो गामा रे के कंपैरिजन में इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। और एक्सरे को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप क्या करो, सडन किसी भी मेटल से स्ट्राइक कराकर उसको रिड्यूस कराओ, उसकी वेलोसिटी को। तो जब हाईली एनर्जी के इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को कम करते हैं तो वहां से एक्सरे
एमिट होता है। ठीक है, अगर मैं इसके यूजेस वगैरह की बात करूं मेरे बच्चे, तो यूजेस आप सभी को पता है कि एक्सरे में अगर मानो कि अगर हमें जैसे मेडिकल में एक्सरे यूज हो रहा है, इसी तरीके से ये सिक्योरिटी पर्पज से एक्सरे यूज होता है। अगर आप जाते होंगे कहीं पर भी सिक्योरिटी पर्पज में, जब आप लोगों को किसी गेट से निकाला जाता है, जो सामान लेकर जाते हैं वो चेक किया जाता है, तो उसमें एक्सरे कराया जाता है। इसी तरीके से ये रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी में एक्सरे यूज करते हैं। और क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है सही से एटॉमिक लेवल पर, तो उसमें एक्सरे यूज करते हैं। बाकी अगर कहीं पर क्रैक वगैरह फाइंड आउट करना है, जैसे किसी मेटल वगैरह में क्रैक आ रहा है, बहुत माइनर सा क्रैक, तो उसके लिए आप लोग एक्सरे वगैरह यूज करेंगे। जैसे आपके बोन्स वगैरह में मान लो कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें जो क्रैक बहुत माइनर सा, तो उसमें एक्सरे यूज करते हैं। चलिए, तो लास्ट जो होगा आपका ये गामा रे। गामा रे सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है भाई। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है, पेनिट्रेटिंग पावर वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब बहुत काफी अंदर तक जा सकता है इस तरीके से ये। और वेवलेंथ इसकी सबसे कम। और ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज से कम वेवलेंथ पर आप नहीं जाओगे। इस रेंज से सबसे कम वेवलेंथ होती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और सोर्स इसके जो न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं वहां से निकलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई गामा रे प्रोड्यूस करेगा। अब यूजेस की बात करें तो गामा रे का तो बहुत ज्यादा मैंने यूज बता रखा है। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कि मेडिकल टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। जो मानो कि अगर कहीं पर डेंजर सब्सटेंस है, उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहां पर आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे जो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, सेफ्टी शील्डिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं, तो हर जगह ये सब आपका क्या है, गामा रे। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में किसके बात करते हैं हम लोग, गामा रेज की। तो ये जो मेन जो मैंने लास्ट में आपको यूजेस वगैरह बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।